हेलो गाइस। तो आज हम फ्यूचर पे बेस्ड एक अनोखी स्टोरी देखेंगे जहां बाकी सर्विसेज के साथ साथ जस्टिस सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो गया है और उसका शिकार बनता है एक यंग लड़का जो खुद भी नहीं जानता उसने क्या गुनाह किया है। तो मूवी शुरू होती है लॉस एंजलिस सिटी से, जहां एक ड्रोन किसी पैकेट की डिलीवरी कर रहा है। हम यहाँ मैटियो नाम के लड़के को अपनी जॉब पे जाते हुए देखते हैं और तभी उसकी डिजिटल असिस्टेंट टीवी उसे बताती है कि तुम्हारी बस लेट आने वाली है, इसीलिए तुम्हें आज एक दूसरा रूट लेना होगा। और मैटियो भी उसकी बात आसानी से मान जाता है। तभी उसके फोन पर एक अर्जेंट मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि जल्दी ही तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इससे पहले कि मैटियो कुछ समझ पाए, एक पुलिस ड्रोन उसके सामने आ जाता है और वो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और कहता है तुम्हें ये हथकड़ी पहनकर मेरे साथ चलना होगा। मैथ्यू उसे समझाता है कि मैंने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन वो ड्रोन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी टेजर गन यूज करने की धमकी देता है। कुछ दूसरे लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और मैथ्यू को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो ईवी से अपने दोस्त को मैसेज भेजने के लिए कहता है ताकि वो उसके बदले उसकी शिफ्ट कर सके और दिखाता है कि वो चलने के लिए तैयार है। आगे हम उसे क्रॉप्टिक क्रॉप नाम की जेल में देखते हैं, जहां एक आवाज उसे अपना सामान ट्रे में रखने के लिए कहती है। मैथ्यू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक इंसान से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। हार कर वो अपना सामान ट्रे में रखता है और वो उसे प्रिजन में पहनने वाला सामान देते हैं। फिर एक आवाज उसे सेल नंबर C14 में जाने के लिए कहती है और उसके अंदर जाते ही दरवाजा लॉक हो जाता है, जहां उसे सामने एक टच स्क्रीन नजर आती है जो बताती है कि हम तुम्हें यहाँ एक अच्छा इंसान बनाएंगे, और उसे अपनी हथकड़ियाँ एक खोल में डालने के लिए बोलती है। मैथ्यू उसके ऑर्डर्स को मानता है और देखता है कि उसके पास अपनी सेल को अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैथ्यू तो बस किसी लॉयर से बात करना चाहता था जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये सुनकर स्क्रीन उसे कुछ ऑप्शंस दिखाती है। मैथ्यू उनमें से लीमा नाम के लॉयर को सिलेक्ट करता है जिनकी रेटिंग बाकी वकीलों से कहीं ज्यादा है और उसे अपनी स्किल्स पर बहुत भरोसा होता है। मैथ्यू भी इससे इम्प्रेस होता है। तभी देखता है कि उसकी फीस पूरी 10,000 है। तभी उसे स्क्रीन पर एक पब्लिक डिफेंडर का साइन दिखता है जो कंपनी की तरफ से एकदम फ्री है और वो उसे अपने केस के लिए सेलेक्ट कर लेता है। स्क्रीन डिफेंडर को डाउनलोड करने लगती है और पता चलता है कि ये एक तरीके का वर्चुअल डिफेंडर है जो उसे बताता है कि तुम्हें सजा मिलने के चांस बहुत ज्यादा है और इसके लिए तुम्हें 45 to 47 इयर्स की जेल हो सकती है। मैथ्यू उससे अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन डिफेंडर उसके सवाल पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी सजा 80% तक कम हो जाएगी, यानी तुम सिर्फ 5 से 7 साल के लिए जेल जाओगे। मैथ्यू उससे एक बार फिर अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन डिफेंडर की सुई तो केवल एक बात पर अटकी हुई थी कि मैथ्यू को जल्दी से गिल्टी प्लेड कर लेना चाहिए। मैथ्यू उसे बहुत समझाता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन डिफेंडर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और ऐसा लगता है कि बस वह प्री रिकॉर्डेड मैसेज पढ़ रहा है। फिर कुछ सोचकर मैथ्यू उसे अपने केस की डिटेल बताने के लिए कहता है, लेकिन डिफेंडर सिर्फ एक चीज बताता है कि तुम्हारे ट्रायल होने में 90 डेज का टाइम लगेगा। और ये सुनकर मैथ्यू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उसे किसी इंसान से बात करने के लिए कहता है और देखता है स्क्रीन उसे बात करने के लिए एक ऑप्शन दे रही है। वो तुरंत अपनी बात सिटी के ऑफिसर से कराने के लिए कहता है और बिना पढ़े उनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही उसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, लेकिन एजेंट्स के बिजी होने के कारण उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। वेट करते वक्त मैथ्यू अपने बेड पर लेट जाता है और फिर उसकी आंख एक बजर के साथ खुलती है क्योंकि लेटे लेटे उसे नींद आ गई थी। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जहां लिखा हुआ है कम बैलेंस होने के कारण आपकी कॉल को काट दिया गया है, और यह देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। वो स्क्रीन से इसका मतलब पूछता है। तब उसे बताया जाता है कि इस कॉल का प्राइस $3 पर मिनट था और आपने पूरे 133 मिनट बात की है। मैथ्यू कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब स्क्रीन उसे अपने टर्म एंड कंडीशन वाले पेज दिखाती है जिसे उसने बिना पढ़े ही एग्री कर दिया था। मैथ्यू देखता है कि उसके बैंक अकाउंट की सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सारी सेविंग खत्म हो गई है। वो इस सब को पूरा सपना समझकर होश में आने की कोशिश करता है,
लेकिन देखता है कि ये सब तो रियल है और उसे समझ में नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से वो कैसे निकल पाएगा। परेशान होकर वो अपने बेड पर लेट जाता है, जहां सिस्टम उसे पूछता है कि अगर आपको नींद आ रही है तो मैं ये लाइट स्विच ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपका बैलेंस बहुत लो है। आगे वो स्क्रीन पर एक ऐड देखता है जो किसी होममेड नाम की कंपनी की है, जो कैदियों को ऊन से अलग अलग सामान बनाना सिखाते हैं, जिन्हें बनाकर कैदी अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। मैथ्यू भी जानता है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और वो होममेड का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे एक बॉक्स दिया जाता है। अब उसे एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें ऊन के साथ साथ एक स्लाइस स्टिक भी है और वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट से पढ़कर इस काम को सीखने लगता है। आगे हम उसका डेली रूटीन देखते हैं, जहां वो डेली स्ट्रगल के साथ साथ होममेड के द्वारा दिया गया काम भी सीख जाता है। इससे धीरे धीरे उसका अकाउंट बैलेंस भी बढ़ने लगता है और मैथ्यू उससे अपने लिए अच्छा खाना मंगाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो देखता है कि उसका अकाउंट बैलेंस अब $5 हो चुका है, जैसा कि वो चाहता था, और वो इसे यूज करके अपनी मॉम को कॉल करता है, जो उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन मैथ्यू का ध्यान तो अपने अकाउंट बैलेंस पर था, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं इस वक्त एक जेल में हूँ, जबकि मैंने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की। ये सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि मेरे पास बात करने के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी कॉल पर उसके डैड भी आ जाते हैं और मैथ्यू का जेल में होना सुनने पर उससे अलग अलग सवाल करते हैं। मैथ्यू देखता है कि अकाउंट में केवल $2 ही बचे हैं और फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें अपनी बात सुनने के लिए कहता है। उसके डैड ये सुनकर उसे अपनी टोन नीचे करने के लिए कहते हैं। उसके बाद मैथ्यू कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इससे निकलने के लिए मुझे $10,000 चाहिए ताकि मैं अपने लिए एक लॉयर कर सकूं। इतना पैसा सुनने के बाद उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं। यहाँ मैथ्यू उन्हें समझाता है कि ये मेरी लाइफ और डेथ का सवाल है और धीरे धीरे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि उसके पेरेंट्स कोई जवाब दे पाए, बैलेंस कम होने की वजह से उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और मैथ्यू को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। तभी स्क्रीन पर वो वर्चुअल डिफेंडर आता है और कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को गिल्टी प्लीड कर सकते हो, और ये सुनने के बाद मैथ्यू का पारा चढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने आप को इस लाइफ में ढालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई उसकी मदद करने वाला है। इसी तरह एक दिन वो अपने काम में लगा हुआ था और ये तक नोटिस नहीं करता कि उसकी मॉम ने उसके लिए $10,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने उनसे अपने लिए एक टॉय भी बनाया है ताकि उससे अपने दिल की बात कर सके। वैसे भी उसकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और इंसान तो ना जाने उसने कब से नहीं देखे। तभी वहाँ वो पुलिस ड्रोन आता है और कहता है कि अब तुम्हें ट्रायल का एक ऑप्शन चूज करना होगा। मैथ्यू कहता है कि उसके लिए तो 90 डेज का टाइम था। तभी उसे डिफेंडर की आवाज आती है कि तुम्हारा ट्रायल रेडी हो चुका है और अब तुम्हें गिल्टी और नॉन गिल्टी में से एक चूज करना होगा। और एक बार फिर उसे गिल्टी प्लीज करने के लिए कहता है ताकि उसकी सजा कम हो सके। और मैथ्यू को समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तब ड्रोन और डिफेंडर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमें जल्दी से तुम्हारे ऑप्शन को जानना होगा। मैथ्यू की नजर स्क्रीन पर जाती है जहां गिल्टी प्लीड करने से उसकी सजा कम हो जाएगी और हारकर वो गिल्टी प्लीड कर देता है। तब डिफेंडर उसे बताता है कि तुम अपने गुनाह को कबूल कर रहे हो और इसके लिए तुम्हें जो भी सजा मिलेगी तुम्हें माननी होगी, जिसे तुम बाद में बदल नहीं सकते। मैथ्यू के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और डिफेंडर एक बार फिर चॉइस को कंफर्म करने के लिए कहता है। तभी मैथ्यू की नजर स्क्रीन पर जाती है जहां उसके लिए एक अनसीन मैसेज है और उसे चेक करने पर वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो अपने लिए एक लॉयर कर सकता है और वो डिफेंडर से कहता है कि मैं अपनी चॉइस को नॉन गिल्टी प्लीड करना चाहता हूँ। ड्रोन उसकी चॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है, पर डिफेंडर कहता है कि तुम्हें एक बार अपनी चॉइस को फिर सोच लेना चाहिए। पर मैथ्यू उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसने लीमा नाम के उस लॉयर को हायर कर लिया है और जिससे
उसकी अब वीडियो कॉल होने जा रही है। काफी टाइम बाद वो किसी इंसान की शक्ल देखता है और उनसे पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लीमा उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और कहता है कि मैंने आपकी फाइल बहुत बारीकी से पढ़ी है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आप इस सजा से बच सकते हैं। जिस पर वो उसे गिल्टी प्लीड करने के लिए कहता है, पर मैथ्यू कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं। तब लीमा पहली बार उस पर नजर डालता है और शौक होकर कभी उसकी तरफ तो कभी अपने टैबलेट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बार भी एक गलत इंसान को। मैथ्यू थोड़ा घबरा जाता है और लीमा उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं इंतजार करो और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। मैथ्यू को लगता है पहली बार की तरह यहाँ पर भी उसने कोई कॉल और कंडीशन पढ़ने में गड़बड़ कर दी है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई देती है और सुनता है कि हमें उम्मीद है आपने अपना स्टेक एंजॉय किया होगा और अब आप अपनी सेल से बाहर जा सकते हैं। मैथ्यू को अपने कानों और आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और जल्दी से उस सेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपना सामान और सेल फोन उठाता है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। पता चलता है कि उसके बॉस ने भी उसे काम से निकाल दिया है और जो पैसे उसकी मोम ने उसे भेजे थे वो भी उन्होंने कंपनी से लोन लिया था। यहीं उसे होममेड कंपनी का बैनर मिलता है जो जेल से छूटे सभी कैदियों को काम देती है और फाइनली मैथ्यू इस जेल से बाहर आ जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।